एक्सेस ऑफ ट्रूथ में फिर स्वागत है। ये हफ्ता जेएनएस वार्षिक नीति सम्मेलन के कारण काफी व्यस्त रहा, पर अब हम स्टूडियो लौट आए हैं और जाहिर है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा वो भयानक समझौता ज्ञापन है। अब इस एमओयू के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है कि ये कितना गलत है और इसके अलावा अमेरिकी पक्ष के वार्ताकार जेडी वेंस कितने भोले हैं। उससे पहले मैं आपको एमओयू की 5 मुख्य समस्याएं दिखाना चाहती हूँ जिन्हें समझना जरूरी है। पहली समस्या ये है कि शासन ने सफलतापूर्वक बातचीत के दायरे को बढ़ा दिया। ये एक क्लासिक ईरानी वार्ता रणनीति है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक खास उद्देश्य से बातचीत शुरू करता है, इस मामले में परमाणु कार्यक्रम को लेकर। फिर शासन संकीर्ण वार्ता को व्यापक वार्ता में बदलने की कोशिश करता है। अचानक चर्चा अब मूल समस्या से हटकर प्रतिबंधों, ऊर्जा बाजार, क्षेत्रीय सुरक्षा, पुनर्निर्माण और लेबनान पर केंद्रित हो जाती है। ये हर चीज पर चला जाता है, बस उस एक चीज को छोड़कर जिस पर शुरू में ध्यान देना था। जेडी के लिए मेमो। जब उनकी नौसेना और वायुसेना पहले ही नष्ट हो चुकी हो, तो इस्लामी शासन को बातचीत के लिए मनाना जीत नहीं है। शासन जानता है कि बातचीत बढ़ने पर रियायतें भी बढ़ती हैं। इसी तरह वे जेडी वेंस को नियंत्रित कर रहे हैं। यही हमें एमओयू की दूसरी समस्या पर लाता है। प्रशासन बातचीत जारी रखने के लिए जमी संपत्तियों को छोड़ने और तेल प्रतिबंधों में छूट जैसी बड़ी रियायतें दे रहा है। वे इसे सफलता बता रहे हैं, जबकि असल उद्देश्य बातचीत नहीं, शासन को परमाणु हथियार पाने से रोकना था। अमेरिका नाकाबंदी लगाकर शासन को लगभग दिवालिया कर रहा था, तब जेडी वांस जैसे नेता अपनी ही ताकत छोड़ने का फैसला कर रहे थे, जबकि वे शासन को ठीक से समझते नहीं। विश्वास नहीं, खुद देख लें। 47 सालों से ये देश हमारे लिए एक कांटा बना हुआ है। ये डेमोक्रेट और रिपब्लिकन प्रशासन दोनों के लिए एक तरह से सिरदर्द रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में जो प्रगति हमने की है, उसमें सबसे शानदार बात यह है कि आप ईरानी सिस्टम के अंदर के लोगों को, वरिष्ठ नेतृत्व को, यहां तक कि आईआरजीसी अधिकारियों को भी ये कहते हुए देखते हैं, जानते हो क्या? हमारे बीच कुछ दुश्मनी हो सकती है, कुछ अविश्वास हो सकता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि पिछले 47 सालों से अमेरिका के साथ जिस तरह से हमने व्यवहार किया है, वो एक गलती थी। चलो कुछ और कोशिश करते हैं। हम पुष्टि करेंगे, अगर वे पालन करते हैं तो हम कुछ और आजमाने को तैयार हैं। सच में जेडी? क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ इस हफ्ते हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर शासन के कई हमले एमओयू के विपरीत हैं और अलग तस्वीर दिखाते हैं। या मुझे नहीं पता। आप शासन अधिकारियों द्वारा दिए गए उन अनगिनत पागल बयानों को भी देख सकते हैं, जिनमें वे न सिर्फ इजराइल बल्कि खुद संयुक्त राज्य अमेरिका को भी नष्ट करने की कसम खाते हैं। ये आपके वार्ता साथी मोहम्मद गालिबाफ की वही टिप्पणियां हैं जिन्होंने कहा था कि ट्रंप और उनका परिवार हत्या के उचित लक्ष्य हैं। इस विशेषज्ञों की सभा ने कल फिर पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप हत्या के उचित लक्ष्य हैं। ये वही संस्था है जो अयातुल्ला का चयन करती है। खैर, मैं विषय से भटक गई। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, और 60 दिन तक चलने वाली वार्ता कोई जीत नहीं है। ये बातचीत के और 60 दिन हैं। फिर भी व्हाइट हाउस इसे शांति समझौता बता रहा है। क्या ये नेविल चेम्बरलेन के हमारे समय में शांति जैसा है? कौन जानता था कि राष्ट्रपति ट्रंप का बिना शर्त आत्मसमर्पण असल में उसका मतलब अमेरिका का आत्मसमर्पण था। पर इसकी कोई वजह तो रही होगी, है ना? मिडटर्म चुनावों और अमेरिकी जनता की इस कल्पनात्मक सोच के अलावा कि इस्लामिक रिपब्लिक उनके लिए कोई खतरा नहीं है, इन रियायतों के बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या मिला? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का अस्थायी रूप से फिर से खुलना, जो युद्ध शुरू होने से पहले ही खुला था, और अब वे इसके लिए पैसे भी लेना चाहते हैं। ये ताकत की स्थिति नहीं है। यही वो स्थिति है जब सामने वाले समझ जाते हैं कि वॉशिंगटन समझौते के लिए इतना बेताब है कि वो बातचीत के लिए भी पैसे देने को तैयार है। तीसरी बात, हमें उस हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बारे में बात करनी होगी। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य मुद्दा नहीं बनना चाहिए था। असली मुद्दा परमाणु कार्यक्रम था। फिर भी शासन द्वारा पैदा किया गया संकट अब एक ऐसे साधन के रूप में देखा जा रहा है जिसे शासन रियायतों के बदले में इस्तेमाल कर सकता है। यही तो बंधक कूटनीति का तरीका है। आप समस्या पैदा करते हैं, उसे महंगा बनाते हैं, फिर उस समस्या की लागत कम करने का प्रस्ताव देते हैं और बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। फिर से ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जीत नहीं है। ये दिखाता है कि बातचीत अब शासन द्वारा चुने क्षेत्र में पहुंच गई है। इसके बाद समझौता ज्ञापन का चौथा मुद्दा लेबनान है, जिसमें मांग है कि इजराइल लेबनान से पूरी तरह हटे, जबकि इजराइल वार्ता में शामिल नहीं और युद्ध विराम तोड़ने वाला भी पहला नहीं था। हिजबुल्लाह रोज इजराइल पर हमला करता है, इजराइल आत्मरक्षा में कार्रवाई करता है।
आइए इस बात को ना भूलें कि लेबनान में हिजबुल्लाह की सशस्त्र मौजूदगी खुद संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1559 और 1701 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो फिर अमेरिका लेबनान में हिजबुल्लाह के अस्तित्व को क्यों बचाएगा, जो एक आतंकवादी संगठन है और सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार है? अमेरिका आखिर लेबनान पर इस्लामी शासन से बातचीत क्यों कर रहा है? लेबनान एक संप्रभु देश है। वहां लोग अब अधिक हिजबुल्लाह को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेबनान सरकार को तय करना चाहिए कि उसकी सीमाओं में क्या हो, ईरान के मुल्लाओं को नहीं। और फिर भी ये समझौता उस शासन के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान पर कब्जा और उपनिवेश बना रहा है और उसे लेबनान और इजराइल दोनों की सुरक्षा पर निर्णय लेने वाला मानता है। ये विशेष रूप से विडंबनापूर्ण है जब आप इस तथ्य पर विचार करते हैं कि इस समझौता ज्ञापन की एक मांग ये भी थी कि अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता दे। फांसी और मानवाधिकार उल्लंघन जारी है। 40,000 से अधिक ईरानी प्रदर्शनकारियों के नरसंहार के बाद भी शासन पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर भी हमें कहा जाता है कि शासन के क्षेत्रीय नेटवर्क को सीमित किया जाए। हमें कहा जाता है कि उनकी अस्थिर गतिविधियां रोकें, लेकिन फिर हम उन्हें दूसरे देश के भविष्य पर चर्चा का मौका देते हैं जिसे वे बर्बाद कर रहे हैं। ये शासन के आगे झुकना है, न कि उसका प्रभाव कम करना। फिर पैसों की बात आती है। पैसों का मामला ही वो जगह है जहां सब गड़बड़ हो जाती है और यही इस समझौता ज्ञापन की 5वीं बड़ी खामी है। अगर आप व्हाइट हाउस की प्रोपेगेंडा और गुमराह करने वाली बातें हटा दें, तो आपको एक ऐसा ढांचा मिलेगा जो उसी शासन को और आर्थिक राहत देता है जिसने अपने व्यवहार में कुछ नहीं बदला है। इनमें तेल निर्यात, प्रतिबंधों में राहत, मुक्त की गई जमी हुई संपत्तियां और सबसे असाधारण रूप से 300 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण रूपरेखा शामिल है। ये एक ऐसी आत्मसमर्पण है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी और ये दुनिया के लिए JCPOA से भी कहीं ज्यादा बुरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो इस शासन के खिलाफ बल प्रयोग को तैयार है क्योंकि उसे ये शासन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक लगता है। अब वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच देना चाहते हैं, जबकि शासन या व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। पिछली बार ऐसा करने पर उस शासन ने ओबामा के 6 अरब डॉलर से 7 अक्टूबर जैसी हत्याकांड की साजिश रची थी। स्पष्ट करने के लिए, जैसा कि कई शासन अधिकारियों ने इस हफ्ते भी पुष्टि की है, शासन ने ना तो अपनी विचारधारा छोड़ी है और ना ही आतंकवाद के समर्थन को त्यागा है, बल्कि इसका उल्टा है। इसने असंतुष्टों को फांसी देना बंद नहीं किया है, इसने महिलाओं पर अत्याचार करना बंद नहीं किया है, इसने बंधक बनाना बंद नहीं किया है, इसने अपने प्रॉक्सी समूहों को फंड देना बंद नहीं किया है। उसने दशकों की क्षेत्रीय हिंसा के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई। फिर भी हम 300 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण योजना पर चर्चा कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ बातचीत या मेज पर बने रहने के लिए? अगर वो रिपोर्टिंग सच है तो ये शायद अब तक का सबसे असाधारण उदाहरण है जिसमें मोल भाव की ताकत सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका से इस्लामिक रिपब्लिक को स्थानांतरित किया गया है। और ये वास्तव में और भी बुरा हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये प्रोत्साहनों की बात है। सालों से अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक को फांसी, यातना, आतंकवाद, दमन और जनता के शोषण के लिए जिम्मेदार शासन बताया है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है जेडी। अब वॉशिंगटन एक समझौते के लिए बेताब है। जैसे ही ये इच्छा सामने आती है, बातचीत बदल जाती है क्योंकि शासन समझता है कि लंबे समय तक टिके रहने पर उन्हें प्रतिबंधों में राहत, आर्थिक लाभ, कूटनीतिक मान्यता और नई रियायतें मिल सकती हैं। और यही ठीक वही है जो जेडी वंस उन्हें दे रहे हैं। फिर से संगठित होने की क्षमता, रियायतें पाने का मौका और आगे के संघर्ष के लिए तैयारी करने का समय। प्रशासन कोई नहीं मानेगा कि वे मानवाधिकार उल्लंघन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विदेश नीति इरादों से नहीं, प्रोत्साहनों से आकी जाती है। यहाँ बनाए गए प्रोत्साहन सभी को चिंतित करने वाले हैं जो ईरान के लोगों या वैश्विक मानवाधिकारों की परवाह करते हैं। और यही हमें MOU के मुख्य मुद्दे, निरोधक क्षमता तक ले जाता है। हमें चर्चा करनी है कि ये MOU अमेरिकी सहयोगियों को क्या संदेश देता है, क्योंकि वे इस प्रक्रिया को बारीकी से देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि जब अमेरिका दबाव बनाता है तो क्या होता है, और वे ये भी देख रहे हैं कि जब ये संघर्ष अमेरिका के लिए राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हो जाता है तब क्या होता है। अमेरिका अपने फारस की खाड़ी सहयोगियों, ताइवान, यूक्रेन और छोटे लोकतांत्रिक देशों को दिखा रहा है कि जब कुछ राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हो तो उसके मूल्य दरकिनार हो जाते हैं। ऐसे राज्यों को ईरान जैसे दुष्ट तत्वों से सुरक्षा की प्रतिबद्धता भी खत्म हो जाती है। ये सचमुच चीन और रूस जैसी तानाशाही सरकारों को ताकत देता है। सच कहूं तो ये अमेरिका के लिए भी खतरा है, क्योंकि इससे दूसरी महाशक्तियां समझेंगी कि उसमें आत्मरक्षा का जज्बा नहीं है।
इस्लामिक रिपब्लिक दशकों से अमेरिका में विचारधारात्मक घुसपैठ कर देश के मनोबल और सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहा है। लगता है वे इसमें कुछ हद तक सफल हुए हैं। पिछले हफ्ते से अमेरिकी सहयोगी देशों को जो संदेश मिला है वो बहुत ही नुकसानदायक है। अमेरिका एक मुद्दे पर टकराव शुरू कर सकता है और अंत में 10 दूसरे मुद्दों पर रियायतें दे सकता है। अमेरिका शायद प्रक्रिया के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध है, ना कि उन उद्देश्यों के लिए जिनसे बातचीत शुरू हुई थी। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो कोई देश उस पर क्यों भरोसा करेगा? यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और इजराइल सभी को पश्चिमी देशों के एक दिवा स्वप्न के लिए बलि चढ़ाया जा रहा है, जिसमें व्हाइट हाउस के समझौता कर चुके अधिकारी जैसे जेडी वॉन्स और स्टीव विटकॉफ शामिल हैं, जो भोलेपन में मानते हैं कि इस्लामी शासन वास्तव में दुनिया के साथ सामान्य संबंधों में रुचि रखता है। ये ना तो ताकत से शांति है, ना ही वो विदेश नीति जिसका वादा राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था। ये वो मानद भी नहीं है जो उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों पर लागू किया। अमेरिका के भविष्य की चिंता करने वाला कोई भी देशभक्त अमेरिकी इस एमओयू से सहमत नहीं हो सकता। अब मैं इस पे थोड़ा और गहराई से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें एक गंभीर विचारधारात्मक समस्या है जिस पर चर्चा करनी है। व्हाइट हाउस के कुछ हिस्सों में अभी सबसे खतरनाक विचारों में से एक यही है। अगर इस्लामिक रिपब्लिक को और अधिक संसाधन, अधिक प्रतिबंधों से राहत, वैश्विक बाजारों तक अधिक पहुंच और आर्थिक रूप से अधिक छूट दी जाती है तो वो किसी तरह अपने व्यवहार को नरम कर लेगी। सिद्धांत है कि अगर शासन के पास खोने को ज्यादा होगा तो वो समझदार बनेगा, लेकिन इसे हम पहले ही आजमा चुके हैं और परिणाम नरमी नहीं था, बल्कि वही शासन, वही विचारधारा और वही आतंक नेटवर्क के जरिए काम करते हुए उसे और ज्यादा पैसा मिला। व्हाइट हाउस फिर से वही चीज आजमाकर इस पागलपन में क्यों शामिल हो रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस ऐसी गुमराह करने वाली मुहिम में क्यों शामिल हो रहा है जिस पर वास्तव में कोई विश्वास नहीं करता। साथ ही ट्रीटा पारसी और सोहाग अम्हारी जैसे लोगों की सलाह पर भरोसा करना, जिनमें से एक ने वॉशिंगटन में इस्लामी शासन की अनौपचारिक लॉबी की सह स्थापना की थी और दूसरे जिन्होंने करियर अपने विचार बदलने, यहूदी विरोधियों का प्रचार करने और जॉर्ज सोरोस से पैसे लेने में बिताया है। पारसी को अमेरिका से निर्वासित कर देना चाहिए और अम्हारी सिर्फ एक अनारी मस्खरा है जो कोर्ट पिंक और कथित तौर पर दोषी ठहराया गया बाल यौन अपराधी स्कॉट रिटर के साथ घूमता है, जो बाद में पुतिन समर्थक बन गया। यही लोग व्हाइट हाउस को इस्लामिक रिपब्लिक से बातचीत की सलाह दे रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एमओयू विफल हो रहा है। जब आप इतिहास नहीं समझते तो उसे दोहराने को मजबूर होते हैं। मैं आपके लिए 3 उदाहरण लाई हूं। पहला, जेसीपीओए। 2016 में इम्प्लीमेंटेशन डे के बाद लगभग 50 अरब डॉलर की संपत्ति फिर उसी शासन को मिल गई जो पहले ही दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला सबसे बड़ा राज्य था। ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि उस पैसे का कुछ हिस्सा शायद आईआरजीसी या अन्य आतंकवादी प्रॉक्सी समूहों के हाथों में चला जाएगा। तो राहत मिलने के बाद क्या हुआ? क्या शासन ने नरमी दिखाई? नहीं, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण, सीरिया में असद के युद्ध का समर्थन, हिजबुल्ला को फंडिंग, हौथियों व हमास का समर्थन और क्षेत्रीय आतंक नेटवर्क बनाना जारी रखा। अब सब दिखावा करते हैं कि इसे परमाणु मुद्दे से अलग किया जा सकता है। 2018 तक अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान था कि शासन केवल हिजबुल्ला को ही सालाना लगभग $700 मिलियन दे रहा था। विदेश विभाग ने कहा कि शासन फिलिस्तीनी आतंकी समूहों जैसे हमास और इस्लामिक जिहाद को हर साल करीब $100 मिलियन देता था। उस पैसे ने शासन को उदार नहीं बनाया, उस पैसे ने शासन और उस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की जिसे वे पहले ही बना चुके थे, और इसके अलावा उसे और भी बढ़ाया। उसमें से कुछ भी ईरान को सुधारने में नहीं गया। मेरे पास दूसरा उदाहरण सीरिया है, क्योंकि सीरिया वास्तव में आपको दिखाता है कि शासन किसे प्राथमिकता देता है जब उसे अपने ही लोगों और अपनी क्रांतिकारी नरसंहार परियोजना के बीच चुनना पड़ता है। जब ईरानी लोग महंगाई, आर्थिक गिरावट, पानी के संकट और बुनियादी ढांचे के क्षय से जूझ रहे थे, तब शासन असद कसाई को सत्ता में बनाए रखने के लिए पैसा बहा रहा था। विदेश विभाग ने बताया कि शासन ने 2012 से असद और सीरिया, इराक व यमन में उसके अन्य साझेदारों और प्रॉक्सी समूहों का समर्थन करने पर $16 अरब से ज्यादा खर्च किए हैं। अब अन्य अनुमान और भी अधिक हैं। विश्लेषकों ने केवल 2013 से 2018 के बीच असद को ईरान की तेल आपूर्ति को $10 अरब से भी अधिक बताया है। ये सरकार संसाधनों की कमी वाली नहीं है। ये सरकार अरबों डॉलर दमिश्क में जनसंहारक का समर्थन करने में खर्च करती है, बजाय अपने लोगों के लिए देश सुचारू चलाने के। तीसरा उदाहरण है बंधक कूटनीति। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुराने हथियारों के दावे से जुड़े एक समझौते के तहत शासन को $1.7 अरब का भुगतान किया, जिसमें $400 मिलियन की प्रारंभिक नकद राशि भी शामिल थी। उसी समय अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया था।
अब ओबामा प्रशासन ने जोर दिया कि ये एक कानूनी समझौता था, लेकिन उसने ये भी स्वीकार किया कि जब तक कैदी बाहर नहीं आ गए तब तक नकद राशि का इस्तेमाल दबाव के रूप में किया गया था। 2023 में शासन ने फिर बंधक कूटनीति अपनाई और 6 अरब डॉलर की तेल आय कतर के जरिए फिर चलन में लाई, जबकि वो राशि आधिकारिक रूप से मानवीय उपयोग तक सीमित थी। समस्या सिर्फ ये नहीं कि किसी डॉलर को किसी आतंकवादी से जोड़ा जा सकता है। समस्या ये है कि शासन ने ये सीख लिया है कि बंधक ताकत देते हैं, ताकत से पैसा मिलता है और पैसा शासन को जीवित रहने में मदद करता है। इसी कारण मौजूदा सोच पागलपन भरी है। शासन ने पहले ही दिखा दिया है कि वो संसाधनों का क्या करता है। जब JCPOA के बाद उसे लगभग 50 अरब डॉलर की उपलब्ध संपत्ति मिली थी, तब वो नरम नहीं पड़ा था। जब उसके पास क्षेत्र में खर्च करने के लिए अरबों डॉलर थे, तो उसने हिजबुल्ला, हमास, हौथी, असद, इराकी मिलिशिया, मिसाइलें और IRGC को चुना। जब बंदर बनाने से भुगतान या जमी हुई धनराशि तक पहुंच मिली, तब भी उसने बंदर बनाना नहीं छोड़ा। उसने वही तरीका अपनाए रखा, क्योंकि वही तरीका काम करता था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आया, अमेरिकी करदाताओं के डॉलर हों या शासन की जमी हुई संपत्तियां, क्योंकि पैसा अदल बदल हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के करीबियों के लिए सवाल है, ज्यादा संसाधन से शासन नरम क्यों होगा? आधार क्या है? किस उदाहरण के आधार पर, किस साल के आधार पर, किस रियायत के आधार पर जिससे बेहतर व्यवहार सामने आया? ये शासन पैसे लेकर सामान्य नहीं बनता, बल्कि 1979 की इस्लामी क्रांति का निर्यात करता है। ये पैसे लेकर प्रॉक्सी गुट खड़े करता है और खुद को बनाए रखता है, जबकि ईरानी जनता को बिजली कटौती, गरीबी, फांसी और लगातार दमन झेलना पड़ता है। समस्या ये नहीं है कि इस्लामी गणराज्य के पास फिर से पैसे की कमी है, बल्कि ये है कि जब भी उन्हें पैसे मिलते हैं, वे हमें साफ साफ दिखा देते हैं कि वे किस चीज को महत्व देते हैं। इसी कारण इस शासन को नकद, जमी हुई संपत्तियां, प्रतिबंधों में राहत या नया आर्थिक सहारा नहीं मिलना चाहिए। अब इस हफ्ते के गुड, बैड और अगली के साथ समापन करते हैं। बुरी खबर से शुरू करते हैं ताकि हम सकारात्मक तरीके से खत्म कर सकें। इस हफ्ते की बुरी खबर है ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। और क्यों? क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही बेसेंट सार्वजनिक रूप से समझा रहे थे कि ईरानी तेल के लिए कोई छूट नहीं होगी, कि नाकाबंदी काम कर रही है और शासन को जल्द ही उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनका सीधा संदेश था, अधिकतम दबाव से शासन को नुकसान हो रहा था और अमेरिका उसे राहत नहीं देना चाहता था। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो ट्रेजरी विभाग ने पूरी तरह से अपना रुख बदल लिया है। अमेरिका ने 60 दिनों का सामान्य लाइसेंस जारी किया है, जिससे शासन को कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोकेमिकल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की अनुमति मिली है। ये लाइसेंस उन बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक बैंकिंग, शिपिंग, बीमा, परिवहन और अन्य सेवाओं को भी अधिकृत करता है, और यहाँ तक कि अमेरिकी डॉलर में लेन देन की भी अनुमति देता है। तो जरा मुझे ये साफ साफ समझने दीजिए। अप्रैल में हमें बताया गया था कि शासन के तेल निर्यात को रोकना जरूरी है। हमें बताया गया था कि नाकाबंदी काम कर रही है। हमें बताया गया था कि कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब हमें बताया जा रहा है कि वही तेल बिक्री, वही राजस्व स्रोत, वही शिपिंग नेटवर्क, वही वित्तीय लेन देन वास्तव में एक अच्छा विचार है। लगता है कि शासन अब दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद प्रायोजक ना होकर एक संघर्षरत स्टार्टअप बन गया है, जिसे बस वैश्विक बाजारों तक पहुंच चाहिए थी। ये छूट केवल अगले 2 महीनों में ही शासन के लिए लगभग 10 अरब डॉलर की हो सकती है। ये दशकों में पहली बार है जब शासन अमेरिकी अनुमति से खुलकर तेल बेच सकता है, बजाय प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क के। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता जल्दी क्या बदला, ट्रेजरी विभाग की नीति या उसकी याददाश्त। अब इस हफ्ते की सबसे खराब बात पर आते हैं। MOU की आलोचना पर राष्ट्रपति के कुछ सबसे प्रमुख ऑनलाइन सलाहकारों और परामर्शदाताओं की प्रतिक्रिया। ऐसा लगता है कि आलोचकों को चुप कराने के लिए समन्वित प्रयास हुआ है। हाल के 2 हफ्तों में एलेक्स ब्रुसाविट्ज, कांग्रेस सदस्य एना पॉलिना लूना, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और अन्य ने ट्रंप प्रशासन के MOU विरोधियों पर लगातार हमला किया है। आलोचकों पर बॉट या विदेशी एजेंट होने का आरोप लग रहा है। अब नया नियम है कि अगर आपको लगता है तेल प्रतिबंध हटाना, मुल्लाओं को नकद देना या लेबनान पर बातचीत करना गलत है, अब आप अलग राय रखने वाले अमेरिकी नहीं बल्कि विदेशी सरकार के एजेंट बन जाते हैं। किसे पता था, है ना? पिछले हफ्ते के अंत में JD Vance और MOU की आलोचना करने वाले 100 से ज्यादा अकाउंट्स, खास तौर पर ईरानी और यहूदी अकाउंट सस्पेंड किए गए X पर, जिससे प्लेटफॉर्म ने अप्रामाणिक व्यवहार बताया। क्या इसमें हैरानी है कि इस घोटाले का संबंध ट्रंप के सोशल मीडिया कंसल्टेंट एलेक्स ब्रुसाविट्ज से है, जिनके खुद कतर से संबंध है। वे टकर कार्लसन के हालिया मेहमान थे, जो लंबे समय से सोशल मीडिया पर यहूदी अकाउंट्स को परेशान कर रहे हैं,
जेडी वेंस की एक बेहद दयनीय और सतही रक्षा में। वो हफ्तों से कह रहा है कि एमओयू को कमजोर करने के लिए कोई नापाक इजरायली अभियान चल रहा है, लेकिन इसके लिए वो कोई सबूत नहीं देता। जब उससे टोका जाता है, वो विदेशी हस्तक्षेप का विरोध जताता है, लेकिन इजरायली या यहूदी साजिश का सबूत नहीं देता और कतर को भी अनदेखा कर देता है। ये वही ट्रोल है जिसने केविन रॉबर्ट्स की यहूदी विरोधी टिप्पणियों के बाद हेरिटेज फाउंडेशन छोड़ने वाले रिपब्लिकनों पर हमला किया था। युद्ध शुरू होते ही उसे कतर के एक प्रसिद्ध लॉबिस्ट के साथ मध्य पूर्व से बाहर भेज दिया गया। अब वो ऐसे पेश आ रहा है मानो ट्रंप की आलोचना कोई देशद्रोह। लगता है किसी ने कतरियों के साथ काफी वक्त बिताया है। हम अमेरिका में ऐसा नहीं करते एलेक्स। मुझे ये मजेदार लगता है कि वो खुद को मैगा और ट्रंप समर्थक कहता है, फिर भी टकर कार्लसन के शो में जाता है और उसे दोस्त बताता है, जबकि कार्लसन महीनों से ट्रंप और जीओपी की आलोचना कर रहा है। लेकिन ठीक है एलेक्स, समस्या मार्क लेविन है। इस पूरी बात को और भी ज्यादा हास्यास्पद बनाने वाली बात यह है कि जिन लोगों को एलेक्स और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर बदनाम कर रहे हैं, वे असल में बॉट्स या पैसे लेकर काम करने वाले राजनीतिक एजेंट नहीं थे। वे अमेरिकी पत्रकार, कुछ मामलों में अमेरिकी पूर्व सैनिक, अमीराती सहयोगी, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और टिप्पणीकार थे। वे लोग थे जिन्होंने समझौते को देखा और व्हाइट हाउस से अलग निष्कर्ष निकाला। बज पैटरसन, स्टेला एस्कोबेरो, एथान फिशबर्गर, अमजद ताहा और कुछ अन्य प्रसिद्ध हस्तियां, बस कुछ नाम गिनाने के लिए। फिर भी इतनी भारी आलोचना को ये संकेत मानने के बजाय कि शायद, बस शायद, आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये ट्रंप अधिकारी अन्य अमेरिकियों पर हमला करके और उनकी आवाज दबाने की कोशिश करके जवाब दे रहे हैं। अगर ये समझौता ज्ञापन इतना अच्छा सौदा है, तो इसके समर्थकों को तथ्यों के आधार पर इसका बचाव करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें बदनाम करने, साजिशी सिद्धांतों या वफादारी की परीक्षा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से एलेक्स के लिए इस समझौता ज्ञापन के मामले में ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रपति में थोड़ी भी समझदारी होती, तो वो इस वफादार न रहने वाले तथाकथित प्रगतिशील, फांसीवादी बनने की चाह रखने वाले दक्षिणपंथी को निकाल देते और खुद को इस हारे हुए इंसान से अलग कर लेते। और अब इस हफ्ते की ये अच्छी खबर लंबे समय से मेरे दिल के करीब रही है, क्योंकि मेरा अपना आर्मेनियाई परिवार है। इजराइल ने अब आर्मेनियाई नरसंहार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है, जो दशकों पहले होना चाहिए था। 28 जून को इजरायली सरकार ने उस्मानी साम्राज्य के अंतिम वर्षों 1915 से 1917 के बीच हुए आर्मेनियाई लोगों के नरसंहार को मान्यता देने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। ये प्रस्ताव विदेश मंत्री गिदेओन सार ने रखा था। सार ने मतदान के बाद कहा कि सही काम करने में देर नहीं होती। 1915 से शुरू होकर लगभग 15 लाख ईसाई आर्मेनियाइयों की हत्या की गई। उन्हें निर्वासित किया गया, भूखा रखा गया और उनके प्राचीन समुदायों से खदेड़ दिया गया। एक सदी से अधिक से तुर्की ने घटनाओं को नकारा, कम करके दिखाया या तोड़ा मरोड़ा है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिटाए हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कृत्यों को मान्यता देने पर पूरे देशों को धमकी दी है। कुछ मामलों में तो उन्होंने इसे गैर कानूनी भी घोषित कर दिया है। इजराइल ने तुर्की के साथ कूटनीतिक संवेदनशीलताओं और बाद में अजरबैजान से जुड़े रणनीतिक विचारों के कारण दशकों तक औपचारिक मान्यता से परहेज किया। वे चिंताएं वास्तविक थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ये न्यायोचित नहीं ठहराया कि यहूदी राष्ट्र खुलेआम ये कहने से इनकार करे कि आर्मेनियाई नरसंहार वास्तव में एक नरसंहार था। आज कुछ लोगों ने सरकार पर तुर्की के खिलाफ राजनीतिक कदम का आरोप लगाया है, और ये सच है कि नरसंहार की मान्यता को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसका परिणाम निस्संदेह नैतिक रूप से सही है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की वर्षों तक इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाता रहा, जबकि उनकी सरकार आर्मेनियाई नरसंहार को मानने से इनकार करती है। उस पाखंड को उजागर करना जरूरी है, लेकिन ये केवल एर्दोगन या तुर्की तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये आर्मेनियाई लोगों के बारे में होना चाहिए, जिनमें यहाँ यरूशलेम का आर्मेनियाई समुदाय भी शामिल है, जिन्होंने सदी भर अस्वीकृति के बाद भी अपना इतिहास, विश्वास और यादें संजोई हैं। 2026 तक 32 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस और जर्मनी ने आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता दी है। इजराइल को सबसे पहले मान्यता देने वालों में होना चाहिए था, आखिरी में नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये ऐसी बात है जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कई वर्षों से प्रयास कर रही हूँ। इस हफ्ते इजराइल ने आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने और उसके इनकार की निंदा करने का नैतिक कदम उठाया है। इसी के साथ इस हफ्ते का समापन हुआ। मैं अगले हफ्ते फिर क्षेत्र की कहानियों के साथ लौटूंगी। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सूचना हो तो एक्स पर एमिली श्रेडर या इंस्टाग्राम पर एमिली इन टेल अवीव से संपर्क करें। अगले हफ्ते एक्सेस ऑफ ट्रूथ पर JNS पर मिलेंगे।